उस दिन नदी के किनारे सिर्फ एक कार नहीं डूब रही थी दोस्तों, वहां एक पिता के सामने उसकी पूरी की पूरी जिंदगी खत्म हो रही थी। आप सोच करके देखिए कि किसी का जवान बेटा उसकी आंखों के सामने मौत के मुंह में धीरे धीरे जा रहा था और पिता वहां बेबस खड़ा कुछ कर भी नहीं पा रहा था। यहाँ सोचने मात्र से रूह कांप जाती है। आप सोच कर देखिए उस पिता के ऊपर क्या बीती होगी। उसका बेटा कह रहा था कि पापा मुझे बचा लो। ये वह आखिरी शब्द थे जब वह उस पानी की गहराइयों में धीरे धीरे डूब रहा था और उसके जो पिता होते हैं वह तड़पने और छटपटाने के अलावा कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। जितने भी वहाँ पर प्रशासन के लोग थे वह भी बेबस खड़े सिर्फ तमाशा देखते रहे और वह मासूम सा व्यक्ति धीरे धीरे पानी की गहराइयों में समा गया। दोस्तों, यह केस को मैंने बहुत ही बारीकी से रिसर्च किया, इसके बाद मैंने इस पर वीडियो बनाया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार, आप देख रहे हैं आदेश इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना गौतम बुद्ध नगर की है। गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर एक नोएडा का सेक्टर 150 था और पास में ही एक यूरिका पार्क नाम का सोसाइटी था और यहीं पर रहता था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम युवराज मेहता होता है। उम्र करीब 27 साल, सीधा साधा अपने काम में डूबा रहने वाला लड़का। 16 जनवरी 2026 की शाम थी। ऑफिस में कुछ काम ज़्यादा ही फंसा हुआ था। युवराज ने गुरुग्राम के सेक्टर 54 से अपने पिताजी राजकुमार मेहता को फ़ोन लगाया और कहा, पापा आज शायद देर हो जाएगी, काम खत्म होने में टाइम लगेगा। फिर उधर से उसके पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा। इसके बाद दोस्तों, जो युवराज होता है वह फ़ोन रखने के बाद फिर अपने काम में लग जाता है। रात करीबन 9:30 बजे के आसपास जब सारा का सारा काम खत्म हो जाता है तो उसने कार में बैठने से पहले फिर अपने पिताजी को फ़ोन लगाया। वह बोला कि पापा अब मैं निकल रहा हूँ, गुरुग्राम से चल दिया हूँ, लेकिन काफ़ी कोहरा होने के कारण मैं धीरे चलूँगा, बस आपको बता रहा था। राजकुमार जी ने राहत की सांस ली और बोले, ठीक है बेटा, संभल कर आना। वक्त बीतता गया, रात के लगभग काफ़ी टाइम हो गया था। युवराज का घर सेक्टर 150 में है और सोसाइटी से करीब 500 मीटर पहले एक टी पॉइंट पड़ता है। रोज का रास्ता, सब कुछ जाना पहचाना, लेकिन उस रात कोहरा कुछ ज़्यादा ही बेरहम था। जैसे ही वह टी पॉइंट के पास पहुंचा, उसे एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि अब गाड़ी को दाएं मोड़ना है या बाएं। सामने कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अगले ही पल उसकी ग्रैंड वाटर कार एक नाले को पार करती हुई सीधे आगे जा गिरी, क्योंकि कुछ दिन पहले एक ट्रक उसी नाले की दीवार तोड़ चुका था। वहाँ कोई बैरिकेड नहीं था, ना ही कोई रुकावट थी जिसकी वजह से उसकी कार रुक जाए। इसीलिए कार सीधी पानी से भरे एक बड़े से गड्ढे में जा समाई। झटका इतना तेज था कि कुछ सेकंड के लिए युवराज को समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उसने घबराने की बजाय खुद को संभाला। उसने मन ही मन कहा, पैनिक नहीं होना है, यहाँ इतनी जल्दी तो कोई मदद नहीं आएगी। उसने अपने शीशे को तोड़ दिए और तब उसे एहसास हुआ कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वह यही जगह थी जहाँ कभी एक बड़ा मॉल बनना था, लेकिन काम रुक जाने की वजह से वहाँ बरसों से पानी भरा हुआ था। एक तरह का विशाल तालाब। लोकल लोगों में चर्चा थी कि इसकी गहराई तकरीबन 30 से 40 फुट से भी ज़्यादा हो सकती है। युवराज भी यह सब जानता था क्योंकि वह रोज इसी रास्ते से निकलता आता जाता रहता था। वक्त अब आधी रात के करीब पहुंच रहा था। तारीख बदल चुकी थी। 17 जनवरी 2026 करीब 12:05 हुए होंगे। कांपते हाथों से उसने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया। उधर से जैसे ही कॉल उठा, युवराज की आवाज़ हड़बड़ा गई थी, जैसे वह अपने पापा से इतनी हड़बड़ाहट में बोला कि पापा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी गाड़ी एक तालाब जैसी जगह में गिर गई है, मदद करो। फिर जो उसके पिताजी होते हैं वह कहते हैं कि क्या बेटा तू ठीक है? फिर जो लड़का होता है वह कहता है कि हाँ पापा मैं ठीक हूँ, पर पता नहीं कब तक ठीक रहूँगा, आप जल्दी से आइए पापा। यह कहकर युवराज ने फ़ोन रख दिया। उस अंधेरे ठंडे गहरे पानी के बीच फंसा हुआ वह लड़का अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि किसी तरह खुद को सुरक्षित रख सके। उसे पता था कि घबराहट उसकी सबसे बड़ी
दुश्मन है। एक तरफ मौत की खामोशी थी, दूसरी तरफ उसे बस यही उम्मीद थी कि शायद कोई उसकी आवाज़ सुन ले या शायद उसके पापा वक्त रहते वहां पहुंच आए। जैसे ही राजकुमार मेहता के फ़ोन पर बेटे की यह घबराई हुई आवाज़ पहुंची, उनके पैरों तले जमीन खिसक गया। उनका शरीर थर्राने लगा। वह जिस हालत में थे वैसे ही कमरे से लगभग भागते हुए बाहर निकले। दिल इतनी तेज से धड़क रहा था कि सांस तक ठीक से नहीं आ रही थी। सीधे नीचे पहुंचे, सोसाइटी के गेट की तरफ तेजी से बढ़े। बाहर एक टैक्सी खड़ी थी। उन्होंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, भैया मेरी हेल्प कर दो, मेरा बेटा किसी जगह बहुत बुरी तरह से फंस गया है, जल्दी करो प्लीज। टैक्सी ड्राइवर ने पहले थोड़ा सा हिचकिचाया, बोला, इतनी रात और इतना कोहरा है अंकल। लेकिन सामने खड़े करीब 62 साल के उस बुजुर्ग की हालत देखकर जो टैक्सी ड्राइवर होता है उसका दिल पसीज जाता है। राजकुमार मेहता जो SBI से रिटायर हो चुके थे, उनके आंखों में साफ दिख रहा था कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। ड्राइवर ने तुरंत कहा, आप बैठिए, चिंता मत कीजिए, अभी चलते हैं। फिर जो उसके पिता थे वह कहते हैं ठीक है। फिर टैक्सी जो होती है वह चल पड़ती है। लेकिन असली दिक्कत तो यह थी कि लोकेशन बिल्कुल साफ नहीं थी। कोहरा इतना घना था कि सड़कें भी पहचान नहीं आ रही थी। घूमते घूमते वह लोग एक सिटी की तरफ निकल गए। तभी राजकुमार ने फिर बेटे को फ़ोन किया, बेटा तू ठीक है? फिर उधर से आवाज़ आई, हाँ पापा ठीक हूँ, लेकिन कब तक ठीक रहूँगा यह नहीं पता है। बेटा रोते हुए आवाज़ में अपने पिता से यही बोल रहा था। फिर जो उसके पिताजी थे वह पूछ रहे थे कि बेटा तू दिख नहीं रहा है, तू कहाँ है? फिर जो उसके पिताजी होते हैं दोस्तों, वह सोचते हैं कि हम शायद गलत तरफ आ गए। उधर से युवराज की थकी हुई लेकिन संभली हुई आवाज़ आई, पापा आप उल्टी साइड चले गए हैं। मैं घर से तकरीबन 500 मीटर की दूरी उसी टी पॉइंट के पास हूँ जहाँ वह बड़ा गड्ढा है। उसने किसी तरह फिर से रास्ता समझाया। अब पिता और टैक्सी ड्राइवर दोनों समझ गए कि जाना कहाँ है और टैक्सी ड्राइवर ने तुरंत यू टर्न लिया। लेकिन इस सब में बहुत कीमती वक्त निकल चुका था। पहले फ़ोन से लेकर यहाँ तक पहुँचने में करीबन 30 से 40 मिनट गुजर गए थे। रात और गहरी हो चुकी थी, कोहरा और ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था। रास्ते में राजकुमार जी ने एक और कोशिश की थी। उसकी सोसाइटी में एक व्हाट्सएप ग्रुप था। उन्होंने उसी में मैसेज डाल दिया था कि मेरे बेटे की गाड़ी पानी में गिर गई है, तुरंत मदद चाहिए। उन्हें लगा था कि शायद कोई पास में हो और जल्दी पहुंच जाए, लेकिन उस रात नेटवर्क भी जैसे दुश्मन बना हुआ था। मैसेज गया ही नहीं था तो किसी तक कोई बात पहुंची ही नहीं। उधर से कोई जवाब ही नहीं आया। जैसे ही वह लोग उस जगह पहुंचे, राजकुमार जी ने बिना एक सेकंड गंवाए 112 पर कॉल कर दिया। वह पुलिस से कहते हैं घबराई हुई और हड़बड़ाई हुई आवाज़ से कि साहब मेरे बेटे की जान खतरे में, उसकी कार जो है वह पानी में गिर गई है। उन्होंने हाँफती हुई आवाज़ में बताया। फिर उधर से पुलिस वाले ने सवाल पूछे, लेकिन लोकेशन समझाने में उन्हें भी वक्त लग रहा था। इधर युवराज भी हार नहीं मान रहा था। उसकी कार अभी तक पानी में तैर रही थी और नीचे कितनी गहराई है इसका किसी को सही अंदाज़ा नहीं था। उसे बस इतना पता था कि अगर कार तैर रही है तो पानी बहुत ज़्यादा गहरा होगा। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह कार के अंदर से निकलकर ऊपर चढ़ गया। अब वह कार की छत पर लेटा हुआ था। ठंड और ज़्यादा हुआ। फिर कांपता हुआ लेकिन जिंदा था। उसने फिर अपने पापा से बात की और बोला, पापा मैं यहाँ हूँ। यह कहते हुए उसने मोबाइल की टार्च जलाई और हवा में चिल्लाने लगा ताकि दूर से कोई देख सके। राजकुमार जी ने नज़र अंधेरे में इधर उधर भटका रही थी। तभी धुंध के बीच एक हल्की सी रोशनी हिलती हुई दिखी। ओ रहा, वही है मेरा बेटा। जो राजकुमार होते हैं वह चीख और चिल्लाने लगे कि वही मेरा बेटा है। वह लगभग बहुत देरी तक चिल्ला रहे थे, लेकिन परेशानी यह थी कि कार नाले को पार करके उस तालाब जैसी जगह में गिर गई थी और पानी के बहाव या तैरने की वजह से धीरे धीरे आगे सरकती जा रही थी। हर मिनट के साथ वह थोड़ा थोड़ा दूरी बहती जा रही थी। कोहरा इतना घना था कि मोबाइल की टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। इसी बीच कुछ राहगीर रुक गए थे। किसी ने कहा भाई 112 पर फ़ोन किया, किसी ने खुद भी कॉल करना शुरू कर दिया। कई लोगों के फ़ोन जाने के बाद आखिरकार पुलिस हरकत में आई। राजकुमार जी के वहां पहुंचने के करीब 20 से 25 मिनट के बाद
पुलिस की गाड़ी की लाइटें कोहरे को चीरती हुई वहां दिखाई दी। उस पल सबको बस एक ही बात की फिक्र थी, किसी तरह युवराज को जिंदा और सही सलामत वहां से बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन धीरे धीरे उस जगह पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कोई अपनी फ़ोन की टार्च जलाकर झांकता रहा, कोई बस खामोशी से खड़ा सब कुछ देखता रहा। पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन हालत देखकर साफ लग रहा था कि वह खुद भी बेबस थी। उन पुलिस वालों में से कई की उम्र तो ज़्यादा थी, लगभग 50 क्रॉस कर चुके थे। ना वह दौड़ सकते थे, ना ही उस पानी भरे तालाब जैसे गड्ढे को पार करके उस मासूम को बचा सकते थे। 112 की गाड़ी से उतरे और उन्होंने जितना बन पड़ा उतना करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास ना तो लाइफ जैकेट थी, ना कोई मजबूत रस्सी और ना ही ऐसा कोई इंतजाम कि पानी के अंदर उतरकर किसी को, उस चीखते और चिल्लाते लड़के को बाहर निकाल सके। एक पुलिस वाला बोला, हमारे पास तो कुछ भी इक्विपमेंट नहीं है, ऐसे कैसे जाएंगे अंदर, आप ही बताइए। थोड़ी देर आपस में सोच विचार हुआ और फिर किसी ने कहा फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा। कॉल की गई, लेकिन उसमें भी 10 से 15 बल्कि 20 मिनट के आसपास का वक्त निकल गया। उधर पानी में फंसा युवराज लगातार आवाज़ दे रहा था, हेल्प हेल्प, पापा मुझे बचा लो, नहीं तो मैं अब नहीं बचूंगा। उसकी आवाज़ कभी तेज होती, कभी कमज़ोर पड़ जाती, लेकिन वह पूरी कोशिश कर रहा था कि वह होश में रहे और किसी तरह बात करता रहे। उसे बस यही लग रहा था कि अगर कोई वहाँ तक पहुँच जाए तो शायद उसकी जान बच जाएगी। लेकिन एक बार फिर उसने अपने पापा को फ़ोन लगाया। आवाज़ टूट रही थी, सांसें भर रही थी। पापा, मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। यह सुनते ही राजकुमार मेहता जैसे अंदर से टूट गए और फूट फूट कर सभी के सामने रोने लगे। वह कहते हैं कि बेटा हिम्मत रख, कुछ न कुछ हो जाएगा। वो कहते रहे, लेकिन खुद जानते थे कि उनके हाथ कुछ नहीं है। वहाँ 100 से ज़्यादा लोग खड़े थे, पुलिस खड़ी थी, फिर भी कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। उनके पास कई रस्सियाँ थीं, यहाँ तक कि एक छोटी नाव भी थी। साधन तो सब थे, लेकिन हिम्मत जैसी कहीं खो गई थी। आपस में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। ना जाने कितनी तरह की कोशिश की गई। इसी बहस में मिनट दर मिनट गुजरते जा रहे थे और वक्त बेरहमी से निकलता जा रहा था। वो इधर युवराज की आवाज़ अब पहले जैसी साफ नहीं आ रही थी। जो शख्स अभी तक चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा था, उसकी आवाज़ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी थी। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक युवक आगे आया। नाम था मुनिंदर सिंह। लोग उसे मुनि सिंह कहते थे। पेशे से वह डिलीवरी बॉय था। उसने पुलिस वालों से कहा, साहब अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कोशिश करूं। एक पुलिस वाले ने झुंझला कर कहा, हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तुम क्या कर लोगे। मुनि सिंह शांत लेकिन पक्की आवाज़ में बोला, मैं अच्छा तैराक हूँ, आप बस मुझे एक मौका देकर देखिए। पुलिस ने उसे डराने की कोशिश की। अंदर लोहे के सरिये निकले हुए हैं, कुछ हो गया तो तुम्हें बचाने कौन जाएगा। अब जो मुनि सिंह नाम का डिलीवरी बॉय होता है, वह सिर हिलाया और कहता है, मुझे पता है रिस्क है, लेकिन अगर अब भी कोई नहीं गया तो वह लड़का नहीं बचेगा। आप मेरी कमर में रस्सी बांध दीजिए। तभी किसी ने कहा, देखो अब उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। सबका दिल जैसे बैठ गया। युवराज मेहता 27 साल का वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अभी कुछ देर पहले अपने पापा से बात कर रहा था, बिना और कुछ सोचे मुनि सिंह ने अपनी पीठ पर रस्सी बंधवाई। उसने एक बार गहरी सांस ली, बोला, अगर मैं खींचूं तो तुरंत ऊपर खींच लेना। फिर जैसे ही पुलिस वाले यह सुनते हैं, फिर उसे इजाज़त दे देते हैं और फिर वह ठंडे काले पानी में कूद गया। उसी पल वहाँ खड़े हर एक इंसान के दिल में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या अभी भी देर हो चुकी है या शायद किस्मत ने आखिरी पत्ता अभी बचा कर रखा है। युवराज लगभग 2 से ढाई घंटे तक मौत से लड़ता रहा। कभी कार की छत तो कभी टार्च जलाकर वह लगातार अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश करता रहा। शुरू में दूर से टार्च की रोशनी दिखती थी, फिर वो रोशनी भी धुंध में खो गई।
शायद अब तक उसकी कार धीरे धीरे पानी के अंदर समा चुकी थी, लेकिन अब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि गाड़ी किस तरफ डूबी है, किस दिशा में बह गई है, यह कितनी गहराई में चली गई है। मुनिंदर सिंह वही डिलीवरी बॉय अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा चुका था। रस्सी बंधवा कर वह ठंडे काले पानी में उतरा था। करीब 30 मिनट तक वह बेहद ठंडे पानी में इधर उधर तैरता रहा, हाथ पैर चलाता रहा, अंधेरे में कुछ तलाशने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। मुनिंदर सिंह वह बाहर आकर सिर हिलाया और कहा, साहब अंदर कुछ मिल ही नहीं रहा है, अंदर कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। उस पल वहाँ खड़े हर इंसान के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि ना तो पुलिस कुछ कर पा रही थी, ना ही फायर ब्रिगेड की टीम, ना ही 100-125 लोगों की भीड़। बस एक ही शख्स था जिसे सच में हिम्मत दिखाई थी और उसकी कोशिश भी नाकाम हो चुकी थी। आखिरकार गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। तब तक रात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। सुबह के करीब 4 से 4:30 बज चुके थे जब एनडीआरएफ के गोताखोरों ने पानी में उतरकर तलाश शुरू की। काफ़ी मशक्कत के बाद आखिरकार युवराज मेहता को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस लड़के की आवाज़ कुछ घंटों पहले तक मदद के लिए सुनाई दे रही थी, वह अब बिल्कुल खामोश था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिर अंतिम संस्कार की तैयारियां हुई। जो लोग उस रात वहां मौजूद थे, उनके मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, अगर हम सब मिलकर एक इंसानी चैन बना लेते, अगर कुछ और लोग भी हिम्मत दिखा देते, तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक जवान लड़का अपनी जान गंवा बैठा। 18, 19 और 20 जनवरी 2026 तक यह मामला सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल गया। टीवी चैनल हो, अखबार हो या लोकल न्यूज़ पोर्टल, हर जगह इसी घटना की चर्चा थी। धीरे धीरे यह मुद्दा पूरे देश में बहस बन गया। प्रदेश सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, सिस्टम पर सवाल उठने लगे। कोई कह रहा था कि यह प्रशासन की लापरवाही है, पुलिस की तैयारी सही नहीं थी। कोई फायर ब्रिगेड पर सवाल उठा रहा था। हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा था। इसी बीच लोगों को राजकुमार मेहता की पूरी कहानी भी पता चली। वह बुजुर्ग आदमी जो SBI से रिटायर हो चुके थे, 2 साल पहले ही अपनी पत्नी को खो चुके थे। युवराज उनका इकलौता बेटा था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिस पर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत लगा दी थी। एक बेटी भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वह अपने पति के साथ UK में सेटल हो गई थी। बेटे के अंतिम संस्कार के वक्त भी वह वीज़ा और टेक्नीशियन दिक्कतों की वजह से अपने भाई के अंतिम संस्कार में भी पहुंच नहीं पाई। राजकुमार मेहता की हालात देखकर वहां पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। वह बस बार बार यही कहते रहे, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बस इसके लिए ही मेहनत की थी। जब यह कहानी लोगों तक पहुंची तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्मार्ट सिटी, विकसित देश, हाईटेक सिस्टम, लेकिन जब सच में किसी की जान बचाने का वक्त आता है तो हमारे पास ना ही सही उपकरण होते हैं, ना ही पूरी तैयारी। और यह सब NCR जैसे इलाके में हो रहा है, जिसे देश का सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र माना जाता है। तो सवाल यह है कि अगर यहाँ यह हाल है तो बाकी जगहों पर कैसे होंगे। लोग कहने लगे, क्या हर बार सेना या NDRF का ही इंतजाम किया जाएगा? क्या स्थानीय सिस्टम की अपनी तैयारी नहीं होनी चाहिए? सच यह भी है कि आज का लोग अपनी मौजूदगी दिखाने, फोटो वीडियो बनाने और ध्यान को खींचने में लगे हैं। तैयारी, ट्रेनिंग और सिस्टम सुधार की बात बहुत कम लोग करते हैं और इसी लापरवाही की कीमत कभी कभी किसी मासूम, किसी मेहनती बेटे और किसी टूटे हुए बाप को चुकानी पड़ती है। आज हालात ऐसे हुए हैं कि कई बार काम से ज़्यादा दिखावे पर ध्यान दिया जाता है। किसी घटना की तस्वीर बन रही होती है, कहीं सफाई या मदद का दृश्य कैमरे के सामने दिखाया जा रहा होता है। हर किसी को बस एक ही चीज़ चाहिए, दिखाना। जिम्मेदार वो अक्सर पीछे छूट जाती हैं। सब अपने अपने रोल में लगे हुए हैं और असली काम कहीं दब जाता है।
सच तो यह है कि अगर युवराज मेहता जैसे लोगों को यूं जान गंवानी पड़ेगी तो याद कीजिए 31 दिसंबर 2025 की वही रात जब गुरविंदर सिंह का ट्रक उसी नाले में गिरा था। अगर उसी दिन वह सही तरीके से बैरिकेडिंग कर दी जाती, अगर उसी दिन यह मान लिया जाता कि यह जगह खतरनाक, तो शायद युवराज आज जिंदा होता। यही बात उसके पिता राजकुमार मेहता बार बार अधिकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो कहते हैं कि मेरे बेटे को आज वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम किसी और का तो बेटा बचा लीजिए। कहा गया है कि 5 दिन में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी जाएगी, फाइलें चलेंगी, बयान होंगे और फिर धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ जाएगा। यही अक्सर होता है। आज यह मामला, कल कोई और। जिम्मेदारी से बचने की आदत बनी रहती है। अगर नोएडा अथॉरिटी की पिछले कई सालों के रिकॉर्ड देखे जाएं तो लोग दबी आवाज़ में कहते हैं कि यहाँ जो भी बड़ा अफसर तैनात होता है वो यहाँ से जाते वक्त पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत स्थिति में होता है। शायद इसी वजह से ध्यान असली समस्याओं पर नहीं जाता। हाँ, पिता की शिकायत पर 2 बिल्डरों के खिलाफ केस दर्ज जरूर किया गया है, लेकिन जिन धाराओं में केस लगा है उनसे कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो यही थी आज की सच्ची घटना। इस घटना को सुनने के बाद आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत के साथ बनाया था। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली इस अपने छोटे से बेटे को, इस अपने छोटे से भाई को वहाँ से सपोर्ट कर रही है। तो मिलते हैं फिर से नई क्राइम स्टोरी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन फुल रिसर्च के साथ शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।